हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मेरा पहली क्लास है ये एनटीए यूजीसी नेट की। और यूजीसी नेट का जो नया सिलेबस है समाज कार्य का, कोड आपका 10 है। और अगर मैं बात करूँ तो ये 10 यूनिट जो है आपके दिए गए हैं समाज कार्य में। और पहली यूनिट जो समाज कार्य का प्रकृति और विकास दिया गया है, इस पे मैं चर्चा करूँगा आज। मेरी पहली क्लास है ये समाज कार्य पर। और एनटीए यूजीसी नेट, आप सभी लोगों को बता दूं, एनटीए यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दिया है मैंने समाज कार्य में। आज मैं चर्चा करूंगा आप लोगों से परिभाषा, विषय क्षेत्र, सिद्धांत, प्रकृति, लक्ष्य और प्रक्रिया पर। अगर आप लोगों की ये क्लास ज्वाइन करनी है तो मैं आपको बता दूं कि इसकी फ़ीस 5000 रखी गई है। 2 किस्तों में आपको जमा करना है। एक किस्त आपकी 2500 होगी, दूसरी किस्त भी आपकी 2500 होगी। मिनिमम आपकी जो एक किस्त रखी जाएगी वो 1000 का रखा जाएगा। और नेक्स्ट माह में आपको 4000 पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैंने समाज कार्य पर क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। और आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ से आज की जो है आपका पहला यूनिट चल रहा है, पहली पॉइंट चल रही है, तो समाज कार्य की पहली ही क्लास होगी। आज शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मैं समाज कार्य के लक्ष्य और प्रक्रिया पर चर्चा करूँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि समाज कार्य का विकास कैसे हुआ, समाज कार्य का मीनिंग क्या बनता है। तो ध्यान रखना, ये जो सोशल वर्क है, समाज कार्य है, यह एक सामाजिक विज्ञान है। और इसमें जो समाज कार्य में कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन होता है, जिसका उद्देश्य होता है मानवतावादी दर्शन। आप ध्यान रखेंगे सभी लोग, मानवतावादी दर्शन वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित है ये। चाहे व्यक्ति हो या समूह हो अथवा समुदाय हो, उसका एक सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रोवाइड करता है, सहायता प्रदान करता है ये समाज कार्य। तो चाहे वो केस वर्क में के माध्यम से हो, चाहे वो ग्रुप वर्क के माध्यम से हो, चाहे वो कम्युनिटी वर्क के माध्यम से हो। अब ये जो मैंने 3 बोला है आपको, इसी को ही प्राथमिक प्रणाली कहा जाता है, यानी प्राइमरी सिस्टम कहा जाता है। दूसरा एक होता है सहायक प्रणाली, जिसको आप गौड़ बोलते हैं या सेकेंडरी प्रणाली बोलते हैं। इसी में समाज कल्याण प्रशासन आता है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। एक आता है सामाजिक क्रिया यानी सोशल एक्शन, और एक आपका आता है सोशल रिसर्च यानी समाज कार्य शोध। वहीं अगर हम बात करते हैं प्राथमिक प्रणाली में, तो केस वर्क आता है यानी सामाजिक व्यक्तिक कार्य, सामाजिक समूह कार्य, सामाजिक सामुदायिक संगठन आता है। तो ये प्राथमिक प्रणाली आती है। प्राथमिक प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से होती है, सहायक प्रणाली आपकी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप का जो कॉन्सेप्ट है फ्लोरेंस हॉलिस ने दिया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, नोट बना लीजिएगा आप लोग। और प्राथमिक प्रणाली और सहायक प्रणाली को डिवाइड करने वाला 3 इसमें और 3 इसमें कि 6 प्रणालियों के बारे में चर्चा करने वाला व्यक्ति वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर है। ध्यान रखेंगे, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर की एक किताब लिखा था फ्रीडलैंडर ने, इसको भी आप ध्यान रखें। तो मेरी क्लास जब भी आप लें, मेरी क्लास के साथ साथ आप नोट्स अवश्य बनाएं यूनिट के क्रम में। ये जो पीडीएफ है आपको, ये आपको भी प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके ग्रुप में। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि समाज कार्य एक समाज सेवा, एक शैक्षिक व्यावसायिक विधा है जो सामुदायिक संगठन एवं अन्य विधियों के द्वारा लोगों और समूहों के बीच स्तर को उन्नत बनाने का प्रयत्न करता है। समाज कार्य का अर्थ बेसिकली सकारात्मक होता है या सक्रिय हस्तक्षेप के माध्यम से लोगों को और उनके सामाजिक माहौल के बीच में अंतःक्रिया प्रोत्साहित करके व्यक्तियों की क्षमता को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो कहने का समाज कार्य का शब्द का प्रयोग अगर हम करते हैं तो समस्याओं के समाधान और कल्याण में वृद्धि करने हेतु किया जाता है। तो समाज कार्य जो है एक व्यवहारिक विज्ञान है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं इसी क्रम में।
तो समाज कार्य एक प्रकार से सहायता मूलक कार्य है, ये भी हम कह सकते हैं, जो वैज्ञानिक प्रविधि निपुणताओं पर मानव दर्शन का प्रयोग करते हुए व्यक्तियों की एक व्यक्ति समूह सदस्य अथवा समुदाय के निवासी के रूप में उसकी मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन करके उसके निदान करने के बाद परामर्श, पर्यावरण में परिवर्तन और आवश्यक सेवाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करता है ताकि समस्याओं से छुटकारा पा सके। इसी तरीके से हम समाज कार्य का प्रयोग करते हैं। तो यह एक प्रकार से अप्लाइड टाइप की चीज़ें थी जो आपने देखा। समाज कार्य का मतलब क्या है भई कि किसी भी जीविका को हम व्यवसाय की संज्ञा तभी दे सकते हैं जब वह ज्ञान और विज्ञान पर आधारित हो और व्यवसाय के अन्य सभी गुण उस जीविका में विद्यमान हो, जो समाज कार्य में वे सभी गुण विद्यमान हो जिनके आधार पर उसे एक व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हालाँकि मैं बात करूँगा व्यावसायिक समाज कार्य में क्रमबद्धता क्यों है ना? इन सब पे बात करूँगा, उसको स्वीकार क्यों किया गया, है ना? इन सभी चीज़ों पर बात करूँगा आप लोगों से, आप टेंशन ना लें। आगे हम बात करते हैं तो समाज कार्य के कुछ विद्वानों ने अलग-अलग तरीके से परिभाषित भी किया है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ अ, एक परिभाषा है आपके सामने, आप यहाँ पे देख सकते हैं वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर की कि समाज कार्य वैज्ञानिक एवं मानवीय संबंधों में निपुणताओं पर आधारित एक व्यावसायिक सेवा है जो व्यक्तियों को अकेले और समूहों में सामाजिक वैयक्तिक संतोष एवं स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता करती है। ये फ्रीडलैंडर की परिभाषा है। फ्रीडलैंडर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ही बताया है कि समाज कार्य एक कला और विज्ञान है। कला कैसे है आप यहाँ से समझ सकते हैं कि निपुणताओं और आधारित है एक व्यावसायिक सेवा पर मानवीय संबंधों में और अकेले या समूह में सामाजिक व्यक्तिक संतोष एवं स्वतंत्रता प्राप्त करने की एक सहायता है। तो कहने का मतलब ये कला है ये। और वैज्ञानिक ज्ञान कहने का मतलब है कि जहाँ क्रमबद्धता और प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित होता है तो वो एक प्रकार का विज्ञान का रूप ले लेता है। तो इसलिए फ्रीडलैंडर जब कभी नाम आए तो आप ध्यान रखना कि समाज कार्य कला और विज्ञान दोनों के बारे में बात किया। तो एक ट्रिक है फ्री, अगर आप हैं तो फ्री का मतलब क्या होता है, तो कोई व्यक्ति जब फ्री होगा तो जाहिर सी बात है वैज्ञानिक तरीके का बारे में सोचेगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे सोच ले। वैज्ञानिक और कला के बारे में अगर कोई व्यक्ति कहता है तो वो फ्रीडलैंडर ही है। इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसका अकॉर्डिंग कहता है कि समाज कार्य जो है दर्शन है वैज्ञानिक ज्ञान एवं प्राविधिक निपुणताओं पर आधारित है। व्यक्तियों एवं समूहों तथा समुदाय को एक सुखी एवं संपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करने हेतु कल्याणकारी क्रियाओं पर बात करता है। याद रखेंगे ये भी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क अकॉर्डिंग, तो देखिए कॉन्फ्रेंस है, आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ, इंडियन कॉन्फ्रेंस है और इंडियन कॉन्फ्रेंस जितने होते हैं वो मानवता पर आधारित होता है। जाहिर सी बात, आप यहाँ पे ये सोचिए कि अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है और आपको वहाँ पे अपना विचार प्रकट करना होगा तो उस समाज में आप मानवता दर्शन को प्रकट करेंगे और वो भी क्रमबद्ध तरीके से प्रकट करेंगे कॉन्फ्रेंस में, है ना? तो ये जाहिर सी बात है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो ऐसा करता, तो ये कीवर्ड्स से आप इसको नोट कर सकते हैं ना। आगे बात करते हैं एलिस चेनी। एलिस चेनी ने अपनी परिभाषा को 1926 में परिभाषित किया था। कहीं कहीं आपको 1936 भी मिलता है कुछ किताबों में। ठीक है, तो हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है 1926 और 1936। ठीक है, तो दोनों ईयर्स आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, दोनों में हो सकता है कभी कभी पूछ ले, अगर 26 होगा तो 36 नहीं होगा, 36 होगा तो 26 होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो एलिस चेनी ने कहा है कि समाज कार्य एक ऐसी आवश्यकताएं हैं जो सामाजिक संबंधों से संबंधित तथा जो वैज्ञानिक ज्ञान एवं ढंगों का उपयोग करती है, इसके संदर्भ में लाभ को प्रदान करने की एक ऐच्छिक प्रयास होता है। तो जाहिर सी बात है एलिस चेनी ने चेनी यानी चेनी को आप रिलेट कर लीजिए चीनी को,
और चीनी का मतलब एक प्रकार से इसका जो काम होता है सम्मिलित करने से होता है। आप ऐसे में ट्रिक बनाकर सोच सकते हैं कि सम्मिलित, अब यहाँ पे समाज कार्य की जो आवश्यकताएं हैं उसके संबंध में सही ढंग से उसका उपयोग करना, बेसिकली एक ऐच्छिक प्रयास करना, मतलब इसमें शामिल है। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करें कि लाभ जो है इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इलिस्चेनी आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो कीवर्ड्स ऐच्छिक प्रयास सम्मिलित हैं, यही आपको ध्यान रखना है कीवर्ड्स को। आगे अगर हम बात करते हैं ऑथर फिंक के महोदय, ऑथर फिंक महोदय ने अपनी परिभाषा 1943 में दिया था और 1943 यानी 43 में कहा है कि समाज कार्य अकेले एवं समूह व्यक्तियों में वर्तमान और भावी ऐसी सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक बाधाओं जो समाज कार्य में पूर्ण एवं प्रभावपूर्ण सहभागिता को रोकती है। ठीक है, तो फिंक एक फ्रीज करके एक शब्द होता है जिससे कि जो व्यक्ति जहाँ होता है वहीं रुक जाता है। तो यहाँ इसका कहने मतलब है कि असामाजिक या प्रभावपूर्ण सहभागिता को रोकना है। इस कीवर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं, इस परिभाषा को, है ना। तो कीवर्ड्स अगर याद है तो आप इजीली कर लेंगे। हालांकि अगर मैं आपसे बात करूं तो बीजी खेर एक विद्वान है, इन्होंने बताया था कि गत्यात्मक कार्य, आप ये भी चीज़ें नोट कर सकते हैं। गत्यात्मक कार्य, समाज कार्य क्या है? एक गत्यात्मक कार्य है, एक डायनेमिक कार्य है। तो आप ध्यान रखें, ये बीजी खेर महोदय बोलते हैं। आप सभी लोग इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से कॉपी पर नोट्स बनाते चलें। एक बात अगर मैं आपसे बताऊं, यंग लाड नाम है एक विद्वान का, इसने भी समाज कार्य की परिभाषा दिया। अगर कोई व्यक्ति पूछता है समाज कार्य किसे कहते हैं, तो समाज कार्य व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ अंतर संबंध होता है, ऐसी बात कोई कहने वाला व्यक्ति है तो यंग लाड है। तो वीडियो को आप थोड़ा सा स्लो कर लीजिए और इस परिभाषा को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि समाज कार्य व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के साथ अंतर संबंध है, ये यंग लाड का कहना है। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक परिभाषा है, समाज कार्य नैतिक मांगों को पूरा करता है। ऐसे में अगर आपसे पूछा जाए कि नैतिक मांग के बारे में चर्चा किसने किया है, तो आप बता देना गेशल कोनफ्का का नाम, और ये कोनफ्का काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो नैतिक मांग है, एक नैतिक सिद्धांत है, तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। खासकर नैतिक तर्कणा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जेरोम ब्रूनर का नाम भी आ जाता है कभी कभी। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बिटमर भी है, बिटमर अगर पूछ लिया कभी कि कब परिभाषा इन्होंने दिया है, तो 1942 में दिया है। फिंक ने 1943 में दिया है। एलिस्टेली ने 1926 और 36 में परिभाषा दिया था। यंगलाड ने 1946 में दिया है। इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान भी रखेंगे, अब नोट्स भी बनाएंगे। बाकी यहाँ पे आप देखिए, अभी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, इस पे मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। 6 प्रणालियों पर आधारित है। यह सहायता प्रशिक्षित लोगों के द्वारा प्रदान की जाती है। सहायता लेने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम लोग सेवार्थी बोलते हैं। जो प्रशिक्षित व्यक्ति उसकी सहायता करता है उसको हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी कीवर्ड्स है, पॉइंट्स है, इसको भी ध्यान रखेंगे। 6 प्रणालियाँ हैं, इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख भी रहे हैं। प्राथमिक प्रणालियाँ और सहायक प्रणालियाँ के बारे में मैंने चर्चा कर चुका हूँ आप लोगों से। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो एक किताब थी, हेलन क्लार्क एक विद्वान है, इन्होंने समाज कार्य का जब इतिहास बताना शुरू किया तो इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क एक किताब लिखा। इस किताब पर आधारित है 3 युग। तो आपको बता दो 3 युगों में जब इन्होंने वर्गीकरण किया तो एक युग का नाम रखा था प्राचीन। ठीक है, इन चीज़ों को भी आप लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्राचीन युग में, तो प्राचीन युग में हेलन क्लार्क ने कहा है कि समाज कार्य के रूप में समाज आज के व्यावसायिक समाज कार्य से भिन्न है। और प्राचीन युग में लोग निर्बल और निर्धन, अपाहिज, रोगग्रस्त, अनाथ, वृद्ध और निराश्रित व्यक्तियों की सहायता करना अपना धार्मिक कर्तव्य समझते थे और समस्याग्रस्त व्यक्ति की सहायता दया और सहानुभूति की भावना से प्रेरित होकर करते थे, अर्थदान वस्तुदान के रूप में। तो इस तरीके की जब कोई क्रिया होती थी तो इसको बोला जाता था प्राचीन समय में कि ये समाज कार्य है। हालांकि ये निर्बल, निर्धन, अपाहिज, रोगग्रस्त, अनाथ, वृद्ध व्यक्तियों की मदद करते थे। ठीक है, ये धार्मिक कर्तव्य के रूप में समाज कार्य होता था। ऐसी बात हेलन क्लार्क ने अपनी किताबों में लिखा है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क में। दूसरी बात करता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, मध्यकाल, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 18वीं शताब्दी में मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित था या उसकी उत्पत्ति हुई। इसी काल में समाज कार्य की प्रेरणा धर्म, दया की भावना का फल ना होकर मानवतावाद पर आधारित था। इस चीज़ का आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसमें मनोसामाजिक, आर्थिक, शारीरिक कठिनाइयों से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना कर्तव्य समझकर अपनी क्षमता के अनुरूप जन सेवा में भाग लेने की बात कही गई थी।
आगे अगर हम बात करते हैं समाज कार्य का एक आधुनिक, तो आधुनिक में 2 बातें ध्यान रखना, एक प्राचीन प्लस एक मध्य को, दोनों को प्लस कर लेना। इन दोनों की बात जब करना तो आधुनिक काल हो जाएगा और यही बन जाता है आपका व्यवसाय। तो व्यावसायिक सेवा कार्य के रूप में विकसित जो किया गया है वो बेसिकली आधुनिक है। तो दया धर्म भी है, मानवता के प्रति कर्तव्य की भावना भी इसी में है। सेवा कार्य का प्रचलन नाम मात्र ही रह गया है इसके स्थान पर, लेकिन समाज कार्य व्यावसायिक सेवा कार्य के रूप में विकसित हो चुका है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आपको अभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपके ग्रुप में, वो आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे समाज कार्य की उद्देश्य क्या क्या हैं, इसका मोटो क्या क्या चीज़ होता है। तो जाहिर सी बात है, समाज समुदाय में मनोसामाजिक समस्याओं के कारणों को जानने की बात करता है और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना की बात करता है। समुदाय व समाज के व्यक्तियों एवं सदस्यों के संबंध में मधुर व सौहार्दपूर्ण बनाने में सहायता करने की बात करता है। व्यक्तियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकसित करने की बात करता है। नागरिक अधिकार को प्राप्त करने में सहायता करने की बात करता है। सामाजिक उन्नति विकास के अवसर उपलब्ध कराने की बात करता है। सामाजिक बुराइयों के प्रति चेतना जागृत करने की बात करता है। ये इसका उद्देश्य है। उद्देश्य से प्रश्न बेसिकली जब कहता है कि पॉइंट पर विचार करें तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। तर्क, अभिकथन और कारण पर भी बनते हैं। पर्यावरण को साफ स्वच्छ विकास के अनुकूल अनुरूप बनाने की सहायता करता है। समाज कार्य का ये उद्देश्य है। समाज कार्य का उद्देश्य है कि सामाजिक विकास के प्रति या सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की भी मदद करता है। सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए जनमत तैयार करता है। लोगों की क्षमता का विकास करना ताकि समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके और उसका हल निकाल सके। सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार कानूनों का निर्माण, वर्तमान कानून अधिनियम में वांछित संशोधन करने का भी सुझाव देता है समाज कार्य। तो आपसे अगर कोई भी व्यक्ति पूछता है कि समाज कार्य का मीनिंग क्या बनता है, ये जितने उद्देश्य हैं ये भी बताएंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। लोगों में सामंजस्य की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। लोगों की सामाजिक क्रियाओं का प्रभावपूर्ण बनाने में मदद करता है। व्यक्तियों में आत्म सहायता की क्षमता का विकास करने की बात करता है। लोगों में अपने जीवन में सुख शांति महसूस करने की बात करता है। समाज में शांति की अगर हम बात करते हैं व्यवस्था करने की बात करता है और लोगों में मानसिक समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। लोगों के कल्याण के लिए उचित सामुदायिक संसाधनों की भी व्यवस्था करता है। तो ये सभी के सभी जो रहे आपके सामने उद्देश्य थे। विशेषताएं अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, एक सिंपल से शब्दों में अगर मैं बात करूं तो समाज कार्य में जो विशेषताएं होती हैं वो कहता है कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करें। समाज कार्य में समाज कार्य से संबंधित ज्ञान प्रमाण पर आधारित की क्रियाविधि करें। क्या है ये अध्ययन, उसके बारे में चर्चा करें। ये बेसिकली विशेषता बताता है। तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण बताता है। कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। तो मैं अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसमें वैज्ञानिक एवं क्रमबद्धता प्रणाली पर आधारित है। जैसे कि आप सभी को पता है कि समाज कार्य में मनोसामाजिक समस्याओं का अध्ययन कल्पना के आधार पर नहीं, अपितु इसका वास्तविक रूप से वैज्ञानिक पद्धति द्वारा समझने का प्रयास किया जाता है। अगर हम बात करते हैं समाज कार्य समस्याओं का मनोसामाजिक अध्ययन निदानात्मक मूल्यांकन करने के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद, प्रदान की जाती है। ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखना होगा। ये विशेषताएं हैं। समाज कार्य समस्याग्रस्त व्यक्तियों में मदद प्रदान करने का काम करता है। समाज कार्य सहायता किसी व्यक्ति या समूह अथवा समुदाय को प्रदान करने को बात करती है जहां आप प्राथमिक प्रणाली के माध्यम से समाज कार्य प्रोवाइड कर सकते हैं। समाज कार्य सेवार्थी में आत्म सहायता की क्षमता को उत्पन्न करता है। ये इसकी विशेषताओं के रूप में था। आगे अगर हम बात करते हैं, समाज कार्य का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है क्योंकि जहाँ कहीं ऐसी समस्याएं पाई जाती हैं जो व्यक्ति उसकी प्रभावपूर्ण सामाजिक क्रिया तथा उनके समायोजन के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करती है, वहाँ समाज कार्य की सहायता की आवश्यकता होती है। इसके क्षेत्र जो हैं निम्न है। मैं आपको बता दूं कि इस समाज कार्य के कुछ क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों के बारे में आपको यूनिट नंबर 1 में एकदम लास्ट वाली पॉइंट दिया गया है, वहाँ पर मैं चर्चा करूँगा कि बाल विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्यक्रम और योजनाएं चलाई गई हैं, महिला के कल्याण के लिए क्या क्या कार्यक्रम और सशक्तिकरण के लिए अधिनियम बनाए गए, अनुच्छेद हैं, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करूँगा। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ समाज कार्य के विषय के क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना है कि कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। एक बाल कल्याण होता है, महिला कल्याण होता है, विद्यालय समाज कार्य होता है। आप देख सकते हैं कि आपकी भूमिका कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से क्षेत्र में है, आपको नौकरी कहाँ कहाँ मिलेगी। जैसे आपकी MSW हो चुकी है, MSW के बाद आप अपने जॉब को उसके क्षेत्र के माध्यम से समझ सकते हैं।
युवा कल्याण होता है आपका, वृद्धों के कल्याण में आपका जो है इस क्षेत्र माना जाता है, और श्रम कल्याण है, बाधितों के कल्याण के बारे में बात करता है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के बारे में चर्चा करता है। चिकित्सकीय एवं मनुष्य चिकित्सकीय उपचार, जिसको आप मनोचिकित्सकीय उपचार के रूप में जानते हैं, मेडिकल सोशल वर्क के रूप में जानते हैं। अभी 23 जनवरी 2022 को मेडिकल सोशल वर्क और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मेडिकल सोशल वर्क की वैकेंसी निकली हुई थी। बच्चों ने इसका एग्ज़ाम दी है और इसकी क्लास जो है मेरी समाप्त हो चुकी है। अब आप लोगों की क्लास जो है 7 से 8 PM प्रतिदिन NTA UGC नेट की क्लास चलेगी। आगे अगर हम बात करते हैं, वहीं ग्राम विकास के फील्ड में भी काम होता है, सामाजिक रक्षा के क्षेत्र में भी काम होता है, आपराधिक सुधार के रूप में काम होता है, सामाजिक सुरक्षा के रूप में काम होता है, सामाजिक नीति नियोजन एवं विकास के क्षेत्र में काम होता है, आधुनिकीकरण में होता है, कानूनी सहायता में होता है, पर्यावरण संतुलन में होता है, मानवाधिकारों का संरक्षण में होता है, सामाजिक न्याय एवं प्रमुख रूप से उल्लेखनीय होता है, इसमें भी है। तो ये सारे रहे आप लोगों के क्षेत्र के रूप में। जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर, हालांकि मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं समाज कार्य के, जो टॉपिक था उसी के आधार पर जो आप लोगों ने समझा है उसी पर था कि समाज कार्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विज्ञान से माना जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया भी है कि सामाजिक विज्ञान से ये लिया गया है, जिनका काम है कल्याणकारी क्रियाओं पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये भी देखिए, आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि समाज कार्य में उन कल्याणकारी क्रियाओं का अध्ययन होता है जिसका उद्देश्य मानवतावादी दर्शन है। जैसा कि आप लोगों ने ये भी देखा है कि सामाजिक क्रियाओं में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करना एक वैज्ञानिक ढंग होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही रहेगा। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क के नामक एक किताब लिखी गई है। ये लेन क्लार्क की किताब लिखी गई है। कब लिखी गई थी? 1947 में लिखी गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि समाज कार्य में मानवतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति किस शताब्दी में की गई थी? मानवतावादी लेन क्लार्क के अकॉर्डिंग 18वीं शताब्दी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक काल में समाज कार्य किस रूप में विकसित हुआ? तो आपको बता दो, व्यावसायिक रूप में विकसित हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा। शैक्षिक विषय के रूप में समाज कार्य की प्रकृति किस प्रकार की प्रतीत होती है? तो आपको बता दो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब जो होगा वह हो जाएगा आपका कि प्रकृति किस प्रकार की प्रतीत होती है? व्यावसायिक रूप से होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला आपका सही रहेगा। ऑप्शन बी से, सॉरी, बी आपका सही नहीं रहेगा। यहाँ पे जो शैक्षिक विषय के रूप में समाज कार्य की प्रकृति किस प्रकार का प्रतीत होती है तो वैज्ञानिक तरीके से प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, शैक्षिक विषय के रूप में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आप लोग को ये भी प्रश्न जो है अभी मैं आपको ग्रुप में इसको शेयर करूंगा। हालांकि इसके बारे में मैं आप लोगों से जब यूनिट के क्रम में टेस्ट करवाऊंगा तो वहां पर आप लोगों से इन प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। मैं आगे टॉपिक लेता हूं। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समाज कार्य का यूनिट नंबर 1 में हमने अभी अभी देखा है परिभाषा, विषय क्षेत्र। अब हम बात करेंगे सिद्धांत पर, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क के यहाँ पर अगर हम बात करें तो समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है जिसके अंतर्गत समाज कार्य में प्रशिक्षित कार्यकर्ता सेवार्थी व्यक्ति समूह समुदाय की सहायता के लिए कार्य करता है। वह इस दौरान अपने सेवार्थी को बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास करता है। समाज कार्य व्यवसाय के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं जिनका पालन करना सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक माना जाता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि समाज कार्य के जो सिद्धांत है वो कुछ इस तरीके के सिद्धांत दिए गए हैं। समाज कार्य के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत आया है संचार का सिद्धांत। और संचार का सिद्धांत होता है कि आपस में विचारों का आदान प्रदान ही संचार होता है। और जब कार्यकर्ता और सेवार्थी पहली बार मिलते हैं तो ही दोनों के बीच बातचीत और विचार विमर्श की प्रक्रिया आरंभ होती है या प्रारंभ होती है। तो इसमें संचार प्रारंभ हो जाता है। और यह संचार किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे लिखित हो सकता है, अलिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है। इसलिए संचार का सिद्धांत होना कंपलसरी है ताकि आप जो बातें बताएं वो सेवार्थी भी समझे, सेवार्थी जो बातें आपको बताए वो आप भी समझे। तो इस तरीके का कम्युनिकेशन यानी करते समय इस सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। इसलिए समाज कार्य का ये सिद्धांत लागू होता है। आपको बता दूं, समाज कार्य का सिद्धांत हो या केस वर्क का सिद्धांत हो या आपकी अगर बात करें ग्रुप वर्क का सिद्धांत हो या कम्युनिटी वर्क का सिद्धांत हो, तो एक कॉमन सेंस के रूप में हम इन सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग।
दूसरी बात अगर हम करते हैं व्यक्तिकरण का सिद्धांत में, मैं आप लोगों को 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिखवाना चाहूँगा। कॉपी पेन आपके साथ में होगी, आप लोग नोट भी करिए। एक नाम आता है बरजाइना करके। आप ध्यान रखिएगा, बरजाइना जो रॉबिसन है, इसने व्यक्तिकरण के सिद्धांत को व्यक्तिक सेवा कार्य के लिए महत्व बताया था कि इसने कहा था कि जाहिर से व्यक्तिकरण का सिद्धांत का अर्थ क्या निकलता है। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं को समझने का प्रयास करना। क्यों? कारण ये है कि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, अद्वितीय पाया जाता है, इसलिए व्यक्तिकरण का सिद्धांत होता है। यहाँ पे महत्व बताया कि ये केवल सबसे ज़्यादा अगर सबसे अच्छा है, सकारात्मक है, तो वो केस वर्क में होगा। ये बरजाइनाक ने कहा था। लेकिन मैरी रिचमंड ने आया और इसने कहा कि नहीं भाई, ये आपका जो है बेसिकली जब प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे, तो ये बेसिकली ग्रुप वर्क में भी लागू हो सकता है और आपका कम्युनिटी वर्क में भी लागू हो सकता है। तो कहने का मतलब इनका ये था कि जो कॉमन समस्या वाले हैं 7-8 बच्चे, उन सबकी समस्याओं को अगर एक ग्रुप में देखा जाए, एक कम्युनिटी में देखा जाए, तो वहाँ पर इन्होंने उसकी विशिष्ट विशेषताओं को समझने का प्रयास कर दिया कि शारीरिक रूप से सभी व्यक्ति समान होते हैं, परंतु उनकी शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक आदि क्षमताओं में भिन्नता होती है। जब तक सेवार्थी की समस्या को अलग-अलग नहीं समझा जाता, तब तक उसे उचित लाभ नहीं मिल पाएगा। इस तरीके की कोई बात कहता है तो मैरी रिचमंड कहता है, तो सबसे ज़्यादा व्यक्तिकरण के सिद्धांत में अगर कोई व्यक्ति बल दिया है, तो वो दिया है मैरी रिचमंड ने। याद रखना आप सभी लोग, केस वर्क हालाँकि मैरी रिचमंड के द्वारा ही लाया गया था, ये भी आप ध्यान रखना। सोशल डायग्नोसिस, फ्रॉम टू चैरिटी, सोशल केस वर्क और व्हाट इज़ सोशल केस वर्क और फ्रेंड विजिटर के बारे में अगर कोई व्यक्ति बात करता है, तो ये बात करता है मैरी रिचमंड। और आधुनिक व्यक्तिक सेवा कार्य का सेवार्थी केंद्रित माना मैरी रिचमंड ने। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका अर्थ होता है कि सेवार्थी की विशिष्ट एवं, यहाँ पे लिखा है एवं, गुणों की ज्ञात करना और सिद्धांत और प्रणालियों के प्रयोग द्वारा प्रत्येक सेवार्थी की अलग-अलग तरीकों से सहायता करना, जिससे वह अच्छी तरह से समायोजित हो सके। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि अपनी रुचि के अनुसार विकास करे। तो ये एक प्रकार का व्यक्तिकरण का सिद्धांत हो जाएगा। व्यक्तिकरण के सिद्धांत में एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी आप साधन के रूप में प्रयोग करें, तो उसको आप नोट करें। साधन क्या-क्या होते हैं कि विस्तार में विचार विमर्श होता है। कहने का मतलब कि सेवार्थी की सुविधा अनुसार यदि साक्षात्कार का समय निर्धारित होता है, तो सेवार्थी को आत्मीयता का आभास होता है और इसके साथ ही साथ व्यक्तिक कार्यकर्ता को अधिक से अधिक विचार विमर्श करना चाहिए, जिससे सेवार्थी की सहमति बन सके। इसलिए आपका ये साधन के रूप में विस्तार में विचार विमर्श, पहला पॉइंट आपका सही होता है। दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करते हैं व्यक्तिकरण के में, तो साक्षात्कार की गोपनीयता। साक्षात्कार शांत वातावरण में होना चाहिए, तभी कार्यकर्ता पूरा ध्यान सेवार्थी के ऊपर लगा पाएगा और सेवार्थी में कार्यकर्ता पर विश्वास भी जागृत कर लेगा। तीसरी पॉइंट के अगर बारे में बात करें, तो साक्षात्कार के समय की पाबंदी। यदि साक्षात्कार का समय पूर्व से निर्धारित है, तो सेवार्थी में यह विश्वास होता है कि कार्यकर्ता हमारी पूरी बात सुनेगा। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बात आती है नमीयता। नमीयता का मतलब क्या होता है कि सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य प्रक्रिया में नमीयता का होना भी व्यक्तिकरण में सहायक होता है। व्यक्तिक कार्यकर्ता में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह समय एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रक्रिया में बदलाव कर सके, इसीलिए उसको कहा गया नमीता। नमीता का मतलब होता है लचीलापन होना भी अत्यंत आवश्यक आवश्यक है। आगे अगर हम बात करते हैं कि इस व्यक्तिकरण के सिद्धांत में सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी, तो कुछ गुणों के होने पर भी यह सिद्धांत सफलतापूर्वक हो जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर ये गुण पाए जाएं कि व्यक्ति कार्यकर्ता को मानव व्यवहार को स्पष्ट होना या ज्ञान होना चाहिए, तो यह आपको स्पष्टीकरण दे देता है। व्यक्ति कार्यकर्ता में सेवार्थी की बातों को सुनने और अवलोकन करने की क्षमता होती है, तो आप कह सकते हैं कि ये सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता की भूमिका है। व्यक्ति कार्यकर्ता में अगर हम बात करें, तो सेवार्थी की प्रगति के साथ साथ कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं कि व्यक्ति कार्यकर्ता में सेवार्थी की भावनाओं को समझने की योग्यता होनी चाहिए। व्यक्ति कार्यकर्ता में अगर हम बात करें, तो परिप्रेक्ष्य को बनाए रखने में योग्यता होनी चाहिए। तो ये कुछ है सामाजिक व्यक्ति कार्यकर्ता की भूमिका, इस तरीके से वो कर सकता है।
आगे अगर हम बात करते हैं स्वीकृति के सिद्धांत को लेकर, जिसको हम आजकल अनुमोदन शब्दों से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी सिद्धांत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से इसको बारे में भी सुनिए। स्वीकृति, समाज कार्य में स्वीकृति शब्द का प्रयोग जो है एक बृहद स्तर पर किया गया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, आप नोट करते रहिए, बृहद स्तर पर किया गया है। प्रत्येक समाज कार्यकर्ता इस शब्द का महत्व से अवगत है कि व्यक्ति सेवा कार्य में जहाँ पर कार्यकर्ता को सफलता संबंध की प्रकृति पर निर्भर करती है, स्वीकृति शब्द के वहीं पर अनेक अर्थ बन जाते हैं। हालांकि यहाँ पे हम अनेकों अर्थ को ना समझे, क्योंकि अब उपहार स्वीकार करने का भी रिप्रेजेंट करता है। तो उपहार को अगर हम एक विद्वान के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एक नाम आता है बर्था रेनाल्ड का। और रेनाल्ड जो महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि जब हम सेवार्थी को जैसा है वैसे ही समझ लेते हैं तथा मानव साथी के रूप में उसका सम्मान करते हैं, तो हम सेवार्थी को स्वीकृति प्रदान करते हैं। ये बात रेनाल्ड ने कहा था। उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का 23 जनवरी का जो एग्ज़ाम था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था बर्था रेनाल्ड को लेकर कि जब हम सेवार्थी को जैसा है वैसा ही समझ लेते हैं, ये किस सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है? तो ये स्वीकृति के सिद्धांत को रिप्रेजेंट करता है, याद रखेंगे। स्वीकृति का अगर हम सिद्धांतों का अंग की बात करते हैं तो आप अंग इस तरीके से लिखें और उसमें नोट कर सकते हैं कुछ पॉइंट को। जैसे स्वीकृति के अंग होते हैं सम्मान करना, सहायता करना, प्रेम करना यानी स्नेह, प्राप्त करना, प्रत्यक्षीकरण करना, चिकित्सात्मक समझ का होना। प्रत्यक्षीकरण में अगर हम प्रकार के बारे में बात करें कि ये स्वीकृति के सिद्धांत के कुछ प्रकार हैं, तो हम उस पे मेंशन कर सकते हैं। एक प्रकार लिख सकते हैं प्रत्यक्षीकरण होता है। और प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि व्यक्ति कार्यकर्ता को वस्तुगत वस्तुओं तथ्यों को देखना चाहिए, वस्तुगत ना कि व्यक्तिनिष्ठ देखना चाहिए। व्यक्ति का मतलब होता है वहाँ पर भेदभाव हो जाएगा, और वस्तुनिष्ठ देखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि इस उसका निष्पक्ष होकर अवलोकन करना कार्यकर्ता का एक उत्तरदायित्व होता है। ये बात बताता है प्रत्यक्षीकरण। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो प्रकार में उपचारात्मक समझ होनी चाहिए। उपचारात्मक का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति कार्यकर्ता को हमेशा स्वीकृति विषय को समस्या के कारणों के संदर्भ में देखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं तीसरे का, तो तीसरा एक प्रकार बनता है स्वीकृति के सिद्धांत में अभिस्वीकृति। अभिस्वीकृति अभिस्वीकृति का मतलब होता है कि वास्तविकता का प्रत्यक्षीकरण और उसको स्वीकृति देना भी अभिस्वीकृति आती है। तो वास्तविकता का प्रत्यक्षीकरण करना, जहाँ पे प्रत्यक्षीकरण में निष्पक्ष भाव को बताया जा रहा है, रियलिटी को प्लस में बताई जा रही है, और स्वीकृति देना भी वह आपका अभिस्वीकृति कहलाता है। ऐसे में यहाँ पर इसका जो उद्देश्य बनता है स्वीकृति का सिद्धांत का, कहता है कि कठिनाइयों के समय सहायता करना, दूसरे व्यक्ति को सुख में वृद्धि करना, रोग मुक्त होने में सहायता करना, मानव के रूप में मूलभूत क्षमताओं में विश्वास और उनका आदर करना, और जीवन दशाओं पर पुनः नियंत्रण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की सहायता करना, ये स्वीकृति का सिद्धांत का उद्देश्य बता देता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ कार्यकर्ता की एक जो भूमिका होती है वो इस तरीके से होती है कि निरंतर समस्याओं के वास्तविक तथ्यों को खोजते रहना है, ये इसकी एक भूमिका है आपकी। और व्यक्तिक कार्य संबंध को वास्तविक आधार बना लेना, ये भी आपकी भूमिका है। सफलता से अवगत होना, ये भी आपकी एक भूमिका है। असफलता से अवगत होना, ये भी आपकी भूमिका है। सेवार्थी की शक्तियों एवं कमियों को जानना, ये भी आपकी एक भूमिका है। सेवार्थी की असफलताओं का पता लगाना, ये भी आपकी एक भूमिका है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं स्वीकृति का सिद्धांत। और स्वीकृति का सिद्धांत में सेवार्थी जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। उसकी वर्तमान की स्थिति के अनुसार उसके साथ उसके व्यवहार किया जाना चाहिए और उसके संबंध में कोई राय बनाई जानी चाहिए। तो ये था आपका एक प्रकार का स्वीकृति का सिद्धांत। अभी मैं आप लोगों को इसके जो नोट्स हैं प्रोवाइड कर देते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो आत्मनिर्णय का सिद्धांत, आत्मनिर्णय इस समाज कार्य का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, और यह इस बात पर जोर देता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने लिए सबसे उपयुक्त चयन करने का अधिकार है, और सेवार्थी को समस्या समाधान के प्रत्येक चरण में उसे आत्मनिर्णय पूरा करने का अधिकार है। इस संदर्भ में कार्यकर्ता को सेवार्थी की सहायता करनी चाहिए जिससे सेवार्थी उचित निर्णय ले सके। तो यह आत्मनिर्णय का सिद्धांत बताता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत होता है, और इस सिद्धांत से आप सभी लोग रूबरू होंगे, आप सभी लोगों को अच्छे से पता भी होगा। जब कभी आए तो आप इसके अंतर्गत इस तरीके से पढ़ें कि इस बात की सावधानी रखी जाती है कि कार्यकर्ता को सेवार्थी को देखकर उसके व्यक्तिगत भावनात्मक
जो है लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता एवं व्यावसायिक व्यक्ति में क्योंकि कार्यकर्ता एक व्यावसायिक व्यक्ति है, इसलिए उसे व्यावसायिक प्रक्रिया का पालन संबंध स्थापना के दौर ठीक है स्थापना के दौरान करना चाहिए, जहां कार्यकर्ता की वस्तुनिष्ठ होने की आवश्यकता हो रहती है। सेवार्थी की समस्या के संदर्भ में व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अधिक सहानुभूति कार्यकर्ता के आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकती है। तो आपको यहाँ पे ये है कि संवेग से बचना है, भावनाओं से बचना है, क्योंकि आप इस बात से भी सहमत होंगे कि मनुष्य सभी जीवों में श्रेष्ठ जीव माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य जो सभी प्राणी से बुद्धिमान माना जाता है। ज्ञान भंडार, चेतना, भावना इत्यादि का समावेश होता है। मनुष्य में पशुवत विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि चालाक, मूल प्रवृत्ति का होना। व्यक्ति की ये सभी विशेषताएं संयुक्त होकर कार्य करती है। तो संवेग व्यक्ति की प्रकृति की अभिन्न अंग है, और ये विशेषताएं पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यकता भी होती है या उसकी आवश्यकता पड़ती भी है। तो भावनाओं के उद्देश्य पूर्ण प्रकटन का जो मतलब बनता है कि सेवार्थी को अपनी भावनाओं से स्पष्टीकरण से पूरी छूट देना है, नकारात्मक भावनाओं का स्पष्टीकरण नहीं हो पाने देना है, और जिसके कारण समस्या को समझना कठिन हो जाता है। तो कार्यकर्ता सेवार्थी की बातों को ध्यान से सुनना है सेवार्थी की, और उससे जहाँ तक संभव हो वार्तालाप का रुख बदलने में सहायता करता है, और जिससे कि उपचारात्मक प्रक्रिया में लाभ सिद्ध होता है। तो भावनाओं का स्पष्टीकरण न केवल स्वीकृति के लिए आवश्यक है, बल्कि चिकित्सा संबंध सहयोग संस्थान के स्रोतों के लिए भी ये आवश्यक है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इस सिद्धांत के अंतर्गत आपको किन किन चीज़ों के लिए एक कार्यकर्ता की भूमिका होनी चाहिए, आपकी कैसी भूमिका होगी, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी पर। एक तो व्यक्तिगत कार्यकर्ता करे सेवार्थी की भावनाओं का महत्व देना, उसको देना पड़ेगा। और सेवार्थी को, या दूसरी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक तो ये हो गया कि सेवार्थी की भावनाओं को महत्व देना चाहिए, तो ये उद्देश्यपूर्ण सिद्धांतों में ही बताया जाता है। सेवार्थी को यह अनुभव करे कि वह अपनी बात को अपने तरीके से कार्यकर्ता के समक्ष रख सके। वहीं व्यक्तिगत कार्यकर्ता को सेवार्थी के समक्ष कार्य नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित न करने दें। वहीं अवास्तविक तरीकों का प्रयोग कार्यकर्ता के द्वारा न हो पाए, और सेवार्थी का कार्यकर्ता के प्रति विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। कार्यकर्ता सेवार्थी को स्वीकृति दे सके, और सेवार्थी और कार्यकर्ता एक दूसरे की मनोवृत्तियों से अवगत हो सके, ये बताता है भावनाओं के उद्देश्यपूर्ण प्रकटी सिद्धांत के अंतर्गत कार्यकर्ता की भूमिका, या आप कह सकते हैं नियंत्रित संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत। ये एक ही होता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत, ये भी सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 सिद्धांत आपका यहाँ पे अभी क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्तिक सेवा कार्य का संबंध या विशिष्ट गुण होता है यहाँ पर, और कार्यकर्ता अपनी प्रक्रिया में इसकी मनोवृत्ति को अपनाता है, और इस मनोवृत्ति के आधार पर सामाजिक व्यक्तिक सेवा कार्य का दर्शन है, जो यह मानता है कि व्यक्ति की समस्या उत्पन्न करने में कोई दोष नहीं है या अपराध नहीं है, बल्कि इसके लिए परिस्थितियां उत्तरदायी होती हैं, और यह व्यक्ति की मनोवृत्ति स्तर और क्रिया प्रतिक्रिया कार्यों को महत्व देती है। निर्णय का जो मतलब बनेगा यहाँ पे कि व्यक्ति को किसी किसी कार्य के लिए उत्तरदायी या उसकी अज्ञानता को निश्चित करने में होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इसके तहत कार्यकर्ता के द्वारा सेवार्थी या उसकी समस्या को देखकर कोई भी निर्णय तुरंत नहीं लेना चाहिए, अपितु तब तक कोई किसी नतीजे पर तब तक नहीं पहुंचना चाहिए जब तक कि सेवार्थी की समस्या का सही ढंग से अध्ययन और निदान ना किया जा सके। और इस सिद्धांत में कार्यकर्ता को सेवार्थी के बारे में कोई भी अतार्किक और अवैज्ञानिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसको रोकता है अनिर्णायक मनोवृत्ति के सिद्धांत से। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गए आप लोगों के 7 सिद्धांत। कुछ किताबों के बारे में चर्चा कर लेता हूं मैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। बेल्जाइमन एक नाम है, इन्होंने कहा है, इनकी एक किताब आई थी 1954 में, आप लिख सकते हैं सोशल वर्क एज अ प्रोफेशनल, यानी समाज कार्य व्यवसाय के रूप में। आगे अगर हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया, हर्बर्ट बिस्नो में द फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क, ये भी किताब आई थी 1953 में, ये भी किताब इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं वर्ष इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्ष से किताबों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ब्राउन एक जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इन्होंने भी सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन के बारे में दिया है। ये किताब आई थी 1926 में, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं फिंक के बारे में। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1942 में आई थी, द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। इसको आप इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के बारे में जब मैं बता रहा था तो वहाँ पे इसके किताब के नाम लिया भी था कि एन इंट्रोडक्शन टू जो है सोशल वेलफेयर के बारे में किताब लिखी गई है 1955 में। आगे अगर हम बात करते हैं हेलन क्लार्क की किताब के बारे में, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, इसमें भी मैंने बता चुका हूँ 1947 में ये किताब आई थी, जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा था वहाँ पर बताया था। फिर एक विद्वान है कोस महोदय, कोस ने द रूट्स ऑफ सोशल वर्क के बारे में बताया है 1966 में। अभी हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ये कोस है क्या। ठीक है, तो ये भी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यहाँ अगर आप देखें तो अभी यूनिट नंबर हम 1 पर ही चल रहे हैं। अभी कोस महोदय का नाम आएगा, कुनफ़्का का नाम आएगा, संयुक्त राष्ट्र का नाम आएगा, मिर्जा आर अहमद का नाम आएगा। तो थोड़ा सा प्रिंसिपल में इन्होंने भी अपने कुछ विचार को प्रकट किए हैं, हम उस पर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे, हालांकि पहले मैं फ्रीडलैंडर के बारे में बात कर लूँ। इनका मत इनके अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो समाज कार्य के एक मौलिक मूल्य और सिद्धांतों का जन्म स्वतः नहीं हुआ है, अपितु उनकी जड़ें उन गहरे एवं उपजाऊ विश्वासों में मिलती है जो सभ्यताओं को सीखते हैं। ठीक है, तो अमेरिका की प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आधार नैतिक और आध्यात्मिक समानता, व्यक्तिगत विकास की स्वतंत्रता, सुअवसर के स्वतंत्र चुनाव की स्वतंत्रता, न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिक स्वतंत्रता, पारस्परिक प्रतिष्ठा व संवर्जन के अधिकार को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के अकॉर्डिंग ये बातें कही गई हैं, थोड़ा सा यहाँ पर सिद्धांतों के साथ मूल्यों को रिप्रेजेंट किया गया है। आगे अगर हम बात करते हैं सन 1958 की बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र ने समाज कार्य के निम्न दार्शनिक एवं नैतिक मूल्यों एवं मान्यताओं का उल्लेख किया है और इन्होंने बताया कि तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण हुआ और उसमें समाज कार्य के कुछ नैतिक नियमों पर बल दिया था। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि इन्होंने एक बात तो ये कहा कि किसी व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यवहार को ध्यान में रखे बिना उसके महत्व, मूल्य और योग्यता को मान्यता प्रदान करना तथा मानव प्रतिष्ठा एवं आत्मसम्मान को प्रोत्साहन देना, इस तरीके के नैतिक मूल्यों पर और मान्यताओं पर उन्होंने चर्चा किया था संयुक्त राष्ट्र ने 1958 में। आगे अगर हम बात करते हैं, पृष्ठभूमि का मतलब वही था स्थिति, जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा। आगे अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति वर्गों एवं समुदाय के विभिन्न मतों जो आदर करने के साथ साथ जन कल्याण के साथ उनका सामंजस्य स्थापित करना, ये बेसिकली आपका दूसरा सिद्धांत को बताता है। चाहे व्यक्ति हो, समूह हो, समुदाय हो, भिन्नताओं का आदर की दृष्टि से देखते हुए ऐसे कार्य करना जिससे समन्वय की वृद्धि सामुदायिक कल्याण में संभव हो। आगे अगर हम बात करते हैं तो आत्मसम्मान एवं उत्तरदायित्व की उचित प्रकार का वहन करने की योग्यता करने की दृष्टि से स्वावलंबन को प्रोत्साहन देना। कहने का मतलब आत्मसम्मान एवं उत्तरदायित्व पूरा करने की योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना। आगे अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने और भी चीज़ों पर चर्चा किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में कि व्यक्ति, समूह और समुदाय को विषय परिस्थितियों एवं कठिनाइयों में ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जिससे कि उसका जीवन सुखी और संतोषप्रद हो। यानी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय की विशेष परिस्थितियों में संतोषमय जीवन निर्वाह करने के हेतु समुचित अवसरों में वृद्धि करने के बारे में बता रहे हैं। समाज कार्य के ज्ञान दर्शन पर आधारित उन नीतियों के कार्य रूप के देने का व्यावसायिक उत्तरदायित्व स्वीकार करना जिससे कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अच्छे से अच्छा वातावरण और अवसर प्राप्त करना करके अपनी शक्तियों का पूरा प्रयोग करके संतुष्ट हो सके। इस तरीके की बात आप देख सकते हैं कि समाज कार्य के ज्ञान और दर्शन जो मानवीय इच्छा आवश्यकताओं के संबंध में उपलब्ध है और उसके अनुरूप अपने व्यावसायिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करना ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पर्यावरण और अपनी कार्य क्षमता का सदुपयोग करने का पूर्ण अवसर प्राप्त करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र 1948 में बताया है। हालांकि इसमें कई पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। व्यावसायिक संबंधों में गोपनीयता को बनाए रखने की भी बात कही गई है। फिर उसके बाद देख सकते हैं आपकी सेवार्थी को अधिक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने में सहायता देने के लिए भी संबंधों का उपयोग करने की बात की गई है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि यथासंभव विषयात्मक एवं उत्तरदायित्व के साथ व्यावसायिक संबंधों का उपयोग करने के बारे में भी इन्होंने चर्चा किया है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने देख लिया कि ये संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में किस तरीके से नैतिक मूल्यों के बारे में चर्चा किया है। अब हम बात करते हैं, ये वही कॉस है जहाँ पे रूट्स ऑफ सोशल वर्क की किताब लिखी हुई थी। तो एस.सी. कॉस ने समाज कार्य के प्राथमिक 10 मूल्यों के बारे में चर्चा किया है, जैसा कि आपको भली-भाँति तरीके से पता है। जैसे मनुष्य की महत्व एवं गरिमा को बनाए रखना, ठीक है? तो यानी मनुष्य की योग्यता एवं उसकी गरिमा। और दूसरा कहता है इसके अकॉर्डिंग कि मनुष्य जो मानव प्रकृति में पूर्ण मानवीय विकास की क्षमता को विकसित करना, यानी संपूर्ण मानवीय वैभव उपलब्ध बनाने की मानवीय प्रवृत्ति के संबंध में क्षमता। फिर उसके बाद जो है मतभेदों के संदर्भ में सहनशीलता। फिर उसके बाद आपको अगर मैं बात करें तो जो है मौलिक मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि का स्वीकार, स्वाधीनता में विश्वास करना, यानी एक प्रकार की स्वतंत्रता की बात करना। फिर उसके बाद आत्मनिर्देशन की बात करना, ठीक है। फिर उसके बाद निर्णायक मनोवृत्ति जो है प्रवृत्ति के बारे में, रचनात्मक सामाजिक सहयोग के बारे में, समाज जो है समाज कार्य का महत्व एवं रिक्त यानी खाली समय की बात कर रहा है, खाली समय के रचनात्मक उपयोग करने की बात। फिर मनुष्य की प्रकृति से उत्पन्न किए गए खतरों से अपने अस्तित्व की रक्षा करना, इसके बारे में भी चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो यानी मनुष्य एवं प्रकृति के कारण होने वाले खतरों से अपने अस्तित्व की सुरक्षा करना। तो ये कुल टोटल इन्होंने समाज कार्य के मूल्य और सिद्धांतों पर भी कॉस महोदय ने अपने इस तरीके से सिद्धांत को रिप्रेजेंट किया था। हालांकि अगर हम बात करते हैं हर्बर्ट बिस्नो के अकॉर्डिंग, तो हर्बर्ट बिस्नो भी कई तरीके से इन्होंने समाज कार्य के सिद्धांतों को रिप्रेजेंट किया है। तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बिस्नो के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें हुई हैं। हर्बर्ट बिस्नो ने, आपको बता दूं, इनकी एक सबसे पहली किताब थी समाज कार्य के दर्शन, ये एक किताब थी, इन्होंने लिखा था। इस किताब का नाम ध्यान रखेंगे। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति समूह के पारस्परिक संबंधों तथा समाज कार्य की प्रणालियों एवं कार्यों के संदर्भ में समझाने का प्रयास किया है इन्होंने, हर्बर्ट बिस्नो ने, समाज कार्य दर्शन के माध्यम से। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी बिस्टिक के द्वारा आपको ये चीज़ें पता है। समाज कार्य के सिद्धांत में गोपनीयता, व्यक्तिवाद, गैर निर्णयात्मक, मौकिल कार्यकर्ता का संबंध, नियंत्रित भावनात्मक का संबंध के बारे में हमने बात किया, भावनाओं का उद्देश्यपूर्ण अभिव्यक्ति के बारे में बात किया, और आत्मसंकल्पना के बारे में भी बात किया, आत्मनिर्णय के बारे में भी बात किया। तो ये भी सिद्धांत पे हमने विस्तृत चर्चा कर चुके हैं हम सभी लोगों ने। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो समाज कार्य का सिद्धांत भी अब हुआ है आपका यहाँ पे कंप्लीट। एक चीज़ और बता दूं कि जब कभी नैतिक मूल्यों वगैरह के बारे में बात होता है तो एक नाम आता है मिर्जा आर अहमद का नाम। मिर्जा आर अहमद का नाम भी आप नोट कर लीजिए। इन्होंने कहा है समाज कार्य आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति से अधिक समानतावादी ढंग की सहायता से पुनर्वितरण में विश्वास करना। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि समाज कार्य उत्पादन की सामाजिक व्यवहारिकता पर विश्वास करना तथा उत्पादन को सामाजिक उद्देश्य के अधीन बनाना। हालांकि इसकी पीडीएफ में मिर्जा आर अहमद की पीडीएफ जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अभी ग्रुप में, इसके बारे में भी आप लोग देख लेना। तो ये जो मेरी क्लास थी, अभी मैंने आप लोगों से जो चर्चा किया है समाज कार्य के बारे में, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उद्देश्य, विषय क्षेत्र और वहाँ पे परिभाषा पर चर्चा किया है आज की क्लास में। दोस्तों आपको बता दूं, अब इसी से संबंध में आज मेरा एक टॉपिक है बचा है प्रकृति, और टॉपिक बचा है लक्ष्य, टॉपिक बचा है प्रक्रिया। इन तीनों टॉपिक को आज क्लास शाम 7 बजे से 8 बजे के बीच में चलेगी, तो ये हो जाएगा आपका समाप्त। और फिर उसके बाद यहाँ से किए जाएंगे प्रश्न आप लोगों से। यहाँ से जितने टाइप के लगभग मान चलिए मैं आप लोगों के सामने 100 प्रश्न लेकर आने वाले हैं इससे। तो 100 क्वेश्चंस आज नहीं होंगे, वो कल करवाऊंगा आप लोगों से, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, और कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी, अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा है तो। या मैं आपको बता दूं कि अगर आपको क्लास को ज्वाइन करना है तो इसकी 5,000 फीस है, मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप वहां से जानकारी ले सकते हैं। और समाज कार्य की अगर जो यूजीसी का पेपर होने वाला है जून 2022 में होने वाला है, संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि मार्च में भी होने की हो सकता है, यानी फरवरी में आपका निकलेगा। तो अभी एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, रिजल्ट आने के बाद ये निर्धारित कर दिया जाएगा। और आप लोग को बता दूं कि आप प्रतिदिन नोट्स बनाएं जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके, और बाकी जो मैं पीडीएफ आप लोगों को वो प्रोवाइड तो करूंगा ही करूंगा, क्योंकि नोट्स ही आपके जो है काम आने वाले हैं एग्ज़ाम के समय में,
ठीक है? और पढ़ते रहिए प्रतिदिन। डेली आप 1 घंटे का समय निकाल के समाज कार्य के विषय के बारे में ज़रूर पढ़ें, ठीक है? किताबों के नाम हो गए, वर्ष के नाम हो गए, आज मैंने कुछ किताबों के नाम बताए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, उन चीज़ों को आप लोग खासकर ध्यान रखें। आज शाम की क्लास होगी, समाज कार्य का लक्ष्य से प्रश्न पूछे जाते हैं, समाज कार्य की प्रक्रिया से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दोनों के दोनों टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों को। यूनिट के क्रम में आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा। वीडियो का लिंक आप लोगों को प्रतिदिन मिलेगा। ये वीडियो पब्लिक की गई है, ये तो आप सभी लोगों को मिलेगा, लेकिन जो शाम की क्लास होगी वह वीडियो कुछ ही बच्चों को दिया जाएगा जो बच्चे पेड है, ठीक है? अगर कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर मुझसे जो है कॉल करके पूछ सकते हैं।